नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत शर्मा साथ मौजूद है, बहुत स्वागत सर। सर, बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है इस समय, जिस तरीके से जो जासूसी को लेकर के, और ऐसी जासूसी जो शायद पहले कभी नहीं सुनी गई होगी 10-20-50 सालों में। दो इतने करीबी देश माने जा रहे थे और वो करीबी देश एक दूसरे की जासूसी करवाएं और इस हद तक कि तमाम बड़े नेता उसकी रडार पर हो। और हमने देखा है इस तरीके से कि बहुत बार दबाव के लिए ये चीजें की जाती है। लेकिन अब अमेरिका जैसे देश में अगर जासूसी होने लगे और जासूसी इजराइल करवाए, इतनी बड़ी खबर का आना, क्योंकि अब ये तो अमेरिका ने इसको ब्रेक किया, अमेरिका में ये ब्रेकिंग खबर है, बहुत बड़ी खबर के तौर पर सामने आई है। सर, सवाल से सीधे शुरू करते हैं कि आखिर ये है क्या? इजराइल अमेरिका की जासूसी करवा रहा है, जबकि अमेरिका तो इजराइल के चक्कर में युद्ध लड़ रहा है। राम प्रकाश जी नमस्कार, आप सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, वास्तव में ये बहुत बड़ी खबर है। जिस तरीके से जासूसी, तो देखिए कॉमनली है कि आपस में एक दूसरे की गतिविधियों पर नजर रखते हैं। और अमेरिका के अंदर आपको पता है जिस तरीके से इजराइल की हर चीज के अंदर वो रहती है ना, एक तरीके खास तरह का हस्तक्षेप और एक इम्पैक्ट रहता है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, चाहे वो कोई भी राष्ट्रपति हो। कीपिंग दैट अपार्ट, ये जो खबर बड़ी इसलिए है कि जो अमेरिकन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है, खासतौर पर पेंटागन हेडक्वार्टर्स, वो क्या कह रहे हैं। पेंटागन ने अमेरिका को हाईएस्ट एवर अलर्ट पे लगा दिया है। जो परिस्थितियां हैं कि इजराइल के जो नेतन्याहू, उन्होंने मोसाद को, जो अमेरिका के टॉप डिसीजन मेकिंग अधिकारी है, रक्षा मंत्री फला, जितने भी जो भी सिस्टम के अंदर डिसीजन मेकिंग होते हैं, वो सारे के सारे मोसाद के रेडार पर। और ये बात ऑन रिकॉर्ड आ गई है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। एस्टेब्लिशमेंट पे एक दूसरे की नजर रखना, छिटपुट चीजें और होना। और आपने बिल्कुल सही बात कही कि मैं आपके लिए युद्ध लड़ रहा हूं और आप मेरी जासूसी करा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अविश्वास की स्थिति क्या है। और ये अविश्वास, राम प्रकाश जी, एक दिन में या कुछ घंटों में नहीं हुआ। अगर आप पिछले सोमवार की बात करें, आज से लगभग 12 दिन पहले की, ट्रंप ने जिस तरीके से ईरान ने उनको धमकी दी, क्या कहा कि अगर लेबनान पे हमले नहीं रुके तो हम आपसे कोई बातचीत नहीं करेंगे। और ट्रंप ने फोन उठाया और जिस तरीके की गाली गलौज की नेतन्याहू के साथ, और उससे भी बुरी बात क्या है कि जो किया वो सब ठीक है। अमेरिकन, वो हमने भी स्टोरी की थी, मैंने और आपने। उसके बाद ट्रंप ने ऑन रिकॉर्ड ये माना कि नेतन्याहू मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, लेकिन हाँ, मैंने उसको गालियां दी। तो इससे बड़ी कोई जलालत हो सकती है क्या? अब ट्रंप के लिए ये युद्ध एक रूटीन की चीज हो सकता है कि भाई ठीक है, मन किया जब चले गए, मन किया जब छोड़ दिया, कोई खास बात नहीं। लेकिन नेतन्याहू के लिए तो सर्वाइवल का सवाल है ना। अगर अमेरिका इसी तरीके से युद्ध विराम पे बात आगे बढ़ाता रहा, आज युद्ध का 100वां दिन है राम प्रकाश जी, ये मत भूलिएगा। 28 फरवरी को पहला अटैक किया गया था, और उसके बाद जिस तरीके से अमेरिका कूदा बीच में, और बिना किसी उसके इजराइल को भरोसे में लिए यूनिलैटरली विड्रॉ कर दिया, क्योंकि अमेरिका को बड़ा भारी नुकसान हो रहा था। और अमेरिका के अंदर ट्रंप की पॉपुलरिटी रेटिंग माइनस में चली गई, वो चुपके से निकल गया। अब समस्या क्या है कि अक्टूबर के अंदर इजराइल का चुनाव है, और इजराइल के चुनाव में अगर इसी परिस्थितियों के अंदर चुनाव में जाना पड़ा, तो आप सोच सकते हैं कि नेतन्याहू की हालत क्या होगी। उसने किया क्या? उसने अपनी पूरी की पूरी मोसाद को लगा दिया, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप मोस्ट ऑफिशियल्स है, उनकी जासूसी कर रहे हैं कि वहां चल क्या रहा है, फला मीटिंग में ट्रंप ने क्या कहा, रक्षा मंत्री का क्या रुख था, वो जो भी सलाहकार है उनके क्या रुख है। और वो फर्स्ट हैंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन पे काम कर रहे हैं, और इसराइल हमेशा से इस काम के लिए कुख्यात है। लेकिन इजरायली जासूसों के खतरे को अपने आकलन में उच्चतम स्तर तक पेंटागन का बढ़ाना, ये बड़े भयंकर अविश्वास की नहीं, पूरी की पूरी जो सामरिक नीति है मिडिल ईस्ट की, उसको बदल भी सकता है। आपको पता है ट्रंप जिस तरीके का व्यक्ति है, जो आदमी ऑन रिकॉर्ड ये कह सकता है मीडिया को कि हाँ, मैंने गालियां दी नेतन्याहू को, हालांकि हमारी दोनों की खूब चलती है और हम अच्छे दोस्त हैं। और पेंटागन ने क्या कहा? पेंटागन ने इजराइल के जो काउंटर इंटेलिजेंस है, उसके खतरे को गंभीरतम करार दिया, जो कि सर्वोच्चतम श्रेणी। ये कदम इस चिंता के चलते उठाया गया कि इजराइल अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों की आक्रामक रूप से जासूसी निरंतर कर रहा है उस घटना के बाद। डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये जासूसी क्या सर उसी गाली देने का परिणाम माना जाए, या फिर जासूसी पहले से ही चल रही है, अमेरिका को अब जानकारी हुई है? नहीं, देखिए रामप्रकाश जी, सिस्टम पे नजर रखना एक बात होती है, लेकिन जो लोग इस डिसीजन मेकिंग के अंदर हैं, उनकी हर मिनट पे निगरानी रखना, वो तो एक अलग लेवल हो गया ना। फिर जो मोसाद का बहुत जबरदस्त इंपैक्ट है पूरे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन पे, कोई राष्ट्रपति हो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। बहुत गहरे तक यहूदियों की मार है अमेरिकी प्रशासन पे। लेकिन युद्ध के दौरान जब ट्रंप आपके कहने से युद्ध में कूदा, उसका तो कोई लेना देना था नहीं ईरान से, उसके बावजूद आपके कहने से कूदा, आप उन्हीं की जासूसी करा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि नेतन्याहू भी कितना घबराया हुआ है,
और उसकी जासूसी से अमेरिका कितना घबराया गया। वरना पेंटागन, आप सोचिए, हाई अलर्ट पे हो सकता है, चाइना को लेकर के हो सकता है, रशिया को लेकर हो सकता है, काउंटर इंटेलिजेंस को लेकर, लेकिन अपने एक सो कॉल्ड सहयोगी देश के साथ, इसराइल के साथ अगर उस पर होना पड़े तो आपको समझना पड़ेगा कि फिर गंभीरता कहीं ना कहीं और है। अमेरिकी अधिकारी क्या कह रहे हैं कि रक्षा खुफिया एजेंसी ने हाल के हफ्तों में यह आकलन जारी किया है क्योंकि इसराइल, ईरान और लेबनान पर ट्रंप प्रशासन की आंतरिक चर्चाओं और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों की विशेष रूप से निगरानी कर रहे हैं। सोच करके देखिएगा, और कोट कर रहा हूं मैं इसमें, अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी को अब एक गंभीर प्रति खुफिया काउंटर इंटेलिजेंस के रूप खतरे के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो शत्रु विदेशी शक्तियों के समान श्रेणी में आता है। यानी कि जो काम चाइना या रशिया के साथ, जैसा मैंने कहा, वो काउंटर इंटेलिजेंस का खतरा हो तो उसको तो आप हाईएस्ट उस पर रखें, अलर्ट पे, लेकिन इजराइल के खतरे को रखें तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। ये विश्वास की दरार है जो कहीं ना कहीं ट्रंप की और इनकी हरकतों से आपस में जो हुआ, जिस तरीके से बिना मतलब के युद्ध में कूदा ट्रंप और वो फंस के खड़ा हो गया, क्योंकि वह राष्ट्रपति के करीबी लोगों की जासूसी कर रहा है ताकि पता चल सके कि क्या वह ईरान पर बमबारी फिर से शुरू करेंगे या उनके साथ समझौते पर आगे बढ़ेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं क्यों? क्योंकि ट्रंप को, नेतन्याहू को यह पता है कि अगर दोनों का युद्ध विराम हो गया, 60 दिन का हो, तो नेतन्याहू तो गया। अभी आप जून में हो, 60 दिन का उसका मतलब समझ लीजिए जुलाई है या जो अगस्त का फर्स्ट वीक, और अक्टूबर के अंदर वहां चुनाव है। इसराइल में उसकी नेतन्याहू की पॉपुलैरिटी रेटिंग वो आपको पता है पहले से। तो उसका अगर प्रधानमंत्री से नेतन्याहू उठता है तो उसका अगला डेस्टिनेशन सीधा जेल है। तो इसलिए उसको ये सारा करना पड़ रहा है, और पूरे का पूरा प्रशासन के अंदर खलबली मची हुई है कि कैसे हर पल पे नजर रख सकते हैं। अमेरिकी अधिकारी, आपको ध्यान होगा, पहले से ही बर्नर फोन का इस्तेमाल करते हैं और इसराइल दौरे के दौरान होटल के कमरों में बात भी नहीं करते। तो विदेश मंत्री जाता है, रक्षा मंत्री जाता है, क्योंकि उनको पता है कि बगिंग सिस्टम जबरदस्त है, वो तो पूरी दुनिया में कहीं बैठ के भी जासूसी करते हैं। तो ये हालत है इन दोनों के बीच की। और अभी जो मैं और आप बात कर रहे हैं, सीएसआईएस के विशेषज्ञ ने इजरायली खुफिया एजेंसी को बेहद आक्रामक और हमारी गतिविधियों में अत्यधिक रुचि रखने वाली बताया है। और पूरे घटनाक्रम को आप देखिए, जैसा मैंने कहा, ट्रंप ने 10 दिन पहले, 12 दिन पहले कहा कि तुम पागल हो, तुम जेल में होते अगर मैं तुम्हें नहीं बचाता। एक्सियोस जो है न्यूज वेबसाइट, उसने उस खबर को लीक कर दिया, जिसके बाद सारी की सारी परिस्थितियां बदलती चली गई। नेतन्याहू का वो पत्र जिसमें स्थानीय सैन्य एकीकरण की रूपरेखा तैयार की गई थी, वो भी सामने आ गया। धारा 224 के तहत दोनों देशों की सैन्य प्रणालियों और डाटा को जोड़ने की योजना थी। और अब पेंटागन ने अनौपचारिक रूप से और औपचारिक रूप से इसराइल को एक गंभीर जासूसी खतरा ऑफिशियली घोषित कर दिया है, ठीक उसी सप्ताह जब कांग्रेस इसराइल को सीधा अमेरिका के रक्षा औद्योगिक आधार से जोड़ने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। ये दोनों घटनाएं एक साथ चल रही है और लगभग किसी ने भी इन्हें आपस में नहीं जोड़ा है। पेंटागन का क्या कहना है कि इसराइल अमेरिका की जासूसी गंभीरतम स्तर पर कर रहा है, और कांग्रेस इसराइल को अमेरिकी सैन्य प्रणालियों तक पहले से कहीं अधिक गहरी पहुंच देने पर बात कर रही है। तो वाशिंगटन कब तक ये स्वीकार करेगा? और हकीकत क्या है कि जो रिश्ता दिखता था अमेरिका और इसराइल का, वो इस ईरान युद्ध में जिस तरीके की मार पड़ी है दोनों को, ट्रंप को अलग मार पड़ी है और नेतन्याहू का तो आपको पता है ये क्या गत की है ईरान में। तो उस सारे के बाद ये जो पूरे समीकरण है ये हमेशा के लिए बदल तो नहीं जाएंगे, क्योंकि नेतन्याहू जिस तरीके से अमेरिकन डीप स्टेट और हर चीज को प्रभावित करता है, और अगर उसके यहाँ सत्ता परिवर्तन होता है और जिस तरीके अविश्वास की खाई बनती है, तो अपने आप में ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज होगी पूरे वर्ल्ड की उसके सामरिक रणनीति के दृष्टि से देखिए आप। जी, तो सर जो परिस्थितियां अभी दिख रही हैं भाई, एक तरफ ट्रंप जो है नेतन्याहू को गाली देते हैं हमला रोकने के लिए, फिर दूसरी तरफ अब जो खबरें आ रही हैं हमले को लेकर के, एक तरफ ईरान के हमले की खबर आ रही है, कुवैत और इन सब चीजों पे बात हो रही है कि भाई इस पे हमला उस पे हमला, दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से भी दावा हो रहा है, कुछ वो सेंटकॉम की तरफ से भी दावा हो रहा है हमले का। असल में क्या युद्ध विराम के साथ साथ युद्ध भी जारी है क्या? ये मार भी चली रही है क्या? राम प्रकाश जी, बेसिकली क्या है कि हार्मूज की जो परिस्थितियां है ना, उसको लेकर के अमेरिका के नाक में दम हो रखा है। ना तो वो उसको खुलवा पा रहा, ना वो अपना ब्लॉकेड हटा पा रहा। ट्रंप भागना भी चाह रहा है और ईरान उसको भागने दे भी नहीं रहा है, उसको उलझाए हुए है। तो उस परिस्थिति में क्या है कि अमेरिका ने जो आज सुबह, जब मैं आप बात करें, ईरानी रडार साइट्स पर हमला कर दिया। ट्रंप क्या करेगा? उसने ईरान ने क्या किया? ईरान ने तुरंत कुवैत और बहरीन पर 7 बैलिस्टिक मिसाइल ठोक दिए और हालत ये कर दी कि अब तक का कुवैत में तो सबसे बड़ा हमला है। वो दिखा दीजिएगा, वीडियो मैंने भेजा है।
जिस तरीके से भारी विध्वंस हुआ है। छोटा सा देश है कुवैत, और वहां पर इस तरीके का हमला, और वहां की जो ऑयल फैक्ट्री फैसिलिटीज हैं उनके अंदर भी काफी नुकसान हुआ है। ये देखिए, ये कुवैत की पिक्चर्स हैं आज सुबह की हमले की। तो आप समझ सकते हैं कि ये परिस्थितियां क्या है। बेसिकली अमेरिका बात भी कर रहा है और साइमल्टेनियसली कोशिश ये कर रहा है कि जो इनकी रडार साइट्स हैं, मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स हैं, ड्रोन साइट्स हैं, उन सबको नेस्तनाबूद भी करता रहे। तो दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलती है। और ईरान ने दो टूक एक बात बता दी, ईरान ने अपनी शर्त रख दी है साफ साफ। ईरान ने कह दिया कि जब तक आप हमारा वो पैसा रिलीज नहीं करोगे जो आपने ब्लॉक कर रखा है, तब तक हम आपके साथ कोई बातचीत या उस तरीके से डील पे बात नहीं करेंगे। पैसा कौन सा है? जो ईरान का पैसा है, जो अमेरिका ने फ्रीज कर रखा है, लगभग 24 अरब डॉलर, यानी कि लगभग 2.30 लाख करोड़ रुपए, अगर इंडियन करेंसी में बात करें। तो ईरान इस बात पर भी आ गया है कि पहले हमारी जो फ्रीज संपत्ति है उसको आप डीफ्रीज करो, उसमें से 12 अरब डॉलर तत्काल रिलीज करो, और 12 अरब डॉलर बेशक बाद में दे दीजिएगा, कुछ समय रिलीज करें, उसमें कुछ समय के बाद दे दीजिए। तो अब सारा मामला इसमें फंस गया। और वैसी सूरत में चूंकि एक स्टैंड स्टिल है, बिल्कुल गतिरोध बना हुआ है, उस चक्कर में कभी वो उस पर मिसाइल ठोक देता है, कभी वो उस पर मिसाइल ठोक देता है। अमेरिकन बेसिस की हालत आपको पता है जीसीसी कंट्रीज में क्या कर रखी है, सैनिक कहाँ भागे हुए हैं। और वैसे में ये जो ऊपर से ये जो इजराइल के साथ जो सारे समीकरण है, ये ट्रंप की सरदर्दी निश्चित तौर पर बढ़ाने वाले हैं आने वाले कुछ समय। तो हम ये सीज फायर की स्थिति माने कि नहीं माने, क्या दुनिया के लिए इस युद्ध के लिहाज से क्या माने इसको? नहीं, इसको सीज फायर आप कैसे कह सकते हो बताओ? जब आप मिसाइल साइट्स पे अटैक कर रहे हो और कर रहे हो, और ट्रंप का जो वीडियो है वो सुनवा दीजिएगा बेशक, अगर उसमें कॉपीराइट का इशू ना हो। उसमें वो क्या कह रहे हैं कि हमने तो सारे का सारे इनके जितने मिसाइल सिस्टम थे, फला था, सारा था, वो सब उड़ा दिया। तो आपकी खुफिया एजेंसियां क्या कह रही है? खुफिया सुना देते हैं एजेंसी have some missiles. We have totally destroyed their military. They have some missiles left. They have some drones left. Do you know how many They have missiles? yes, exactly. How many? I don't want to tell you. Can you give me a But they have some ballpark? left. No, but I know almost to the number, and we know where they are too, and we know where their drones are, and we know where their drone factories are. Most of the drone factories have been knocked out. Most of the launching pads have been knocked out, and most of the missile manufacturing areas have been knocked out. But they still have capacity. They have some missiles. They have some drones. I would say percentage-wise, maybe 21, 22% of their missiles. It's a lot of missiles, but it's not what it was when we first attacked. So you're saying they have 21, 22% of their missiles left? Correct, yes. Okay. जी, अब बताइए राम प्रकाश जी, ट्रंप कह रहे हैं कि पहले तो कहते मैं बताऊंगा नहीं आपको, आई विल नॉट गिव द नंबर्स। उसके बाद कह देते 21 से 22% बचा हुआ है। और जो अमेरिकन जो खुफिया एजेंसियां हैं सारी की सारी, और जो पेंटागन का जो अपने का वो सारे एस्टिमेट्स होते हैं, वो बिल्कुल ये साफ ये कह रहे हैं कि ईरान ने हार्मूज स्टेट के पास अपनी 33 में से 30 आउट ऑफ 33 मिसाइल साइट्स दोबारा से चालू कर ली है। और उसके पास अभी भी युद्ध के पहले के करीब 70% मिसाइल भंडार यूं का यूं मौजूद है, और वो भी एडवांस मिसाइल्स का। तो ट्रंप की कैलकुलेशन या बड़बोलापन, ट्रंप तो क्या कह रहे हैं पहले दिन से, 28 फरवरी को हमला हुआ था ट्रंप का, 1 मार्च से क्या कह रहे हैं वो लगातार आपको पता है कि उनकी वायुसेना खत्म, उनके रडार खत्म, उनकी नौसेना समुद्र के नीचे है, उनके पास कुछ नहीं, उनके एयर डिफेंस खत्म। अभी कह रहे 21 से 22% मिसाइलें बची हुई। अमेरिकन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट, अमेरिकन इंटेलिजेंस के लिए 70% मिसाइलें बची हुई। तो सारे का सारा बेसिकली ट्रंप इस युद्ध से हकीकत में पिंड छुटा के भागने की फिराक में है, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा। और वो मौका ना मिलने के कारण उनके हर पल बयान बदलते। कोई आप जब इंटरव्यू उठाएंगे तो किसी में वो कुछ कहेंगे, किसी में कुछ कहेंगे। और अब तो हालत ये है कि जो अपने सहयोगी देश, अभी जब वो ट्वीट भेजा मैंने ट्रंप का, वो दिखा दीजिएगा जरूर, वो जिसमें उन्होंने आज ट्वीट किया सुबह, और कहते हैं कि इंडिया इट इज इनक्रेडिबल, कुवैत इज वेरी वीक, वर्स देन सऊदी अरबिया। सऊदी अरब को लपेट लिया। क्या कह रहा है कि अविश्वसनीय है ये, कुवैत इतना कमजोर है, सऊदी अरब से भी खराब है, इंटरसेप्टिंग ए मिसाइल इज इजी, मिसाइल को इंटरसेप्ट करना आसान है, स्पेशली विद द डिफेंसिव वेपन्स वी सेल देम, खासतौर पे उन डिफेंस प्रणालियों के तहत जो हम उन्हें बेचते हैं, बट दे आर स्टूपिड, लेकिन वो मूर्ख है, दे डोंट नो हाउ टू यूज देम, वो जानते ही नहीं उनको यूज कैसे किया जाए। अब आप बताइए, अपने सहयोगी देशों के बारे में अगर इस तरह की बात कोई अमेरिकी राष्ट्रपति करेगा तो क्या गत पड़ेगी। अगर खाड़ी देश खुद की सुरक्षा करने में असमर्थ है अमेरिका का साथ होते हुए, तो वहां अमेरिकी सैन्य अड्डे क्यों होने चाहिए? उनको क्या फायदा हुआ? ये बात हम बहुत बार करते हैं, आप पर मैंने कई बार बात की। कुवैत की रक्षा करने की बजाय ट्रंप उसका मजाक उड़ा रहा है।
सोचिए ना, आप उसको मूर्ख बता रहे हैं। भाई जिम्मेदारी आपकी है, आपसे खरबों रुपए के हथियार खरीदता है पूरा जीसीसी, और उनको मूर्ख बता रहे, सऊदी अरब को साथ लपेट दिया। ट्रंप ईरान से हार गए और अब इस हार का दोष कुवैत और बाकी खाड़ी देशों पर डाल करके अपना पिंड छुटाना चाहते हैं। ये उनकी फ्रस्ट्रेशन का एक और लेवल है। राष्ट्रपति राम प्रकाश जी सोचिए, अपने सहयोगी देश को इस तरीके से कभी लपेटे में लेता है क्या, कि दे आर स्टूपिड, हमने उनको बहुत शानदार हथियार दिए, वो उनको दे डोंट नो हाउ टू यूज इट। भैया आपके जो बेसिस हैं वहां पर वो क्या कर रहे हैं, वो छोटे छोटे से सल्तनतें हैं, अगर उनको आप डिफेंड नहीं कर पा रहे तो वो आपको क्यों रखेंगे, वो आपको भगा देंगे। और यही बात मैं आपको लगातार पिछले 2 महीने से कह रहा हूं कि जो ये स्थितियां बनी हैं, अगर ट्रंप ने बड़बोला पर नहीं छोड़ा तो पूरी की पूरी जो मिडिल ईस्ट है, वेस्ट एशिया है, वहां से आपको इनका सफाया दिखेगा, अमेरिका ढूंढने से नहीं मिलेगा। ये सेंट्रकॉम दिखा रही है किस तरीके से उनकी जो अमेरिकन सेंट्रकॉम का है, ये जो वीडियो भेजा उन्होंने, कि किस तरीके से जो उनकी मिसाइल्स थी अपने ईरान की, उनको किस तरीके से काउंटर किया गया है हवा के अंदर। तो बैलिस्टिक मिसाइल आज 7 छोड़ी थी, तो उनका कहना है कि ये उनमें से 6 हमने वो कर दी, और 7वीं जो थी, 6 डिफ्यूज कर दी, और 7वीं जो थी वो अपने निशाने पे नहीं। लेकिन युद्ध मतलब उस तरीके से हमलेबाजी आपस की लगातार चल रही है। और वही बात है कि इस सारे में ना अमेरिका का कुछ बिगड़ना, ना ईरान का। लेकिन कुवैत जैसों का क्या होगा? कुवैत के जो आपने दृश्य दिखाए, छोटा सा तो देश है कुवैत, और उसके बाद अगर उनकी ये परिस्थिति है, फिर उन्हीं को स्टूपिड बता रहे हैं ट्रंप। तो ये पूरे मिडिल ईस्ट के देशों को सोचना पड़ेगा कि ये मूर्ख की दोस्ती और जी का जंजाल टाइप की चीज उनके गले में पड़ गई है। और ईरान की तो आपको पता है, ईरान ने तो पूरे एरिया में अपनी दादागिरी स्टैब्लिश कर ली, अमेरिका से लड़ करके और इसराइल को नाकोच में चलवा करके। अब इनको देखना पड़ेगा कि तुम्हारी क्या गत होनी है। इसलिए ये जीसीसी कंट्रीज अब क्या निर्णय लेते हैं वो देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा प्रकाश। हमलेबाजी और जुमलेबाजी दोनों चल रही है, एक तरफ से हमलेबाजी चल रही है, दूसरी तरफ से ट्रंप की जुमलेबाजी चल रही है, वो भी नहीं रुक रही है। सर एक चीज और जो बहुत जिस तरीके से ईरान का रुख अभी है, ईरान रिटेलिएशन भी कर रहा है। अगर अमेरिका कहीं से भी एक अटैक करता है तो ईरान तुरंत उनके जो भी बेसेज हैं जीसीसी कंट्रीज में उन पर वो अटैक करके और उसको रिटेलिएट करता है। लेकिन जिस तरीके से अब खबर आ रही है, जिसका भी आपने जिक्र किया $24 अरब का, जब तक वो फ्रीज अमाउंट को रिलीज नहीं करेंगे ये, तब तक शांति वार्ता आगे नहीं बढ़ेगी। इस कदम को कैसे देखा जाए, क्योंकि शांति वार्ता के लिए बहुत सारी चीजें चल रही हैं। अब तो ट्रंप खुद ये बयान दे चुके हैं कि अब वो जो मुस्तफा खामनेई है, अगर मैं उनसे मिल सकूं तो मैं मिल करके बड़ा खुश होऊंगा, इस तरीके के बयान भी देने लगे हैं। इसका मतलब एक साफ है कि ट्रंप सरेंडर हो चुके हैं। ऐसे में ईरान की ये शर्त इस शांति वार्ता को प्रभावित कर सकती है? नहीं राम प्रकाश जी, इस शांति वार्ता को नहीं, जो ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स अमेरिका ने इजराइल ने सोची थी, उसमें सबके उनके ऊपर उल्टा पड़ गया। करने तो क्या आप आए थे कि ईरान को नेस्तनाबूद करते हैं, ये कहा तो ये गया था ना। और आज हालत क्या है कि ना इजराइल मुंह दिखाने लायक बचा है और ना ट्रंप मुंह दिखाने लायक बचा है। ट्रंप क्या कहता है कि हम उनके सारी परमाणु सामग्री को बाहर निकाल लाते, हमने तैयारी कर ली थी, उसके बाद हमारे सैनिकों की जान को बहुत रिस्क था। फिर कहता है कि उनके पास कुछ बचा ही नहीं है रक्षा के लिए, प्रतिरक्षा के लिए। तो यार तुम दोनों बातें कैसे कर सकते हो? जब वो उनकी एयरफोर्स, उनकी एयर डिफेंस, उनकी नेवी सब निपटा दिया आपने फौज, फिर तो उठा लाओ जाकर के। फिर कहता है कि हमारी सेना को बहुत बड़ा जान माल का नुकसान हो जाता है। तो नेतन्याहू तो ईरान के बारे में कुछ बोलने की स्थिति में नहीं। जिस तरीके से उसको डांट पड़ी किस बात पे? अब एक चीज ऑब्जर्व किया आपने, जब से अमेरिका का और ईरान का सीज फायर हुआ है, इजराइल की हिम्मत नहीं हुई कि ईरान की तरफ मुंह भी कर ले। तो वो क्या कर रहा है, उसको इरिटेट करने के लिए लेबनान पर लगातार अटैक कर रहा है। ईरान ने उस खेल को पकड़ लिया और मंडे को क्या कहा कि जब तक लेबनान पर आप हमले नहीं रोकेंगे तब तक हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे। आपने ट्रंप की हालत देखी क्या हुआ? उठाया फोन और सीधा बीवी को फोन मिलाया नेतन्याहू को कि तुम पागल हो गए, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारी पूरी दुनिया तुमसे नफरत करती है, पूरी दुनिया इजराइल से नफरत करती है, मैंने तुम्हें बचाया हुआ वरना तुम जेल में होते। और कायदे की गाली गलौज, और फिर बाकायदा इंटरव्यू में ऑन रिकॉर्ड उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैंने ये सब उसको कहा, पागल भी कहा, बाकी सारी चीजें भी कही। तो आपको क्या लगता है कि नेतन्याहू उस भारी बात को खून के आज वो फंसा हुआ है नेतन्याहू। जून के महीना शुरू हो चुका है, अक्टूबर में चुनाव है। जिस तरीके के उसके ऊपर केस है भ्रष्टाचार के, उसके ऊपर, उसकी धर्मपत्नी के ऊपर, बाकी सारी चीजें, और जो इजराइल में उसके प्रति आज की तारीख में गुस्सा है, अगर वो ईरान के ऊपर निर्णायक हमला करने की स्थिति में नहीं आता, खुद भी और अमेरिका से नहीं करवाता, तो आप समझ लीजिए कि उसका चुनाव में क्या होने वाला है। इसीलिए वो आदमी बेचैन है, लेकिन उसकी पार नहीं चल रही। इसीलिए उसने मोसाद को लगा करके और अमेरिका की जो मैनेजमेंट, जो अपने क्या नाम है, गवर्नेंस है, उसमें टॉप
जो लोग हैं, जो मंत्री हैं, चाहे टॉप ऑफिसर्स हैं, उन पर हर पल निगरानी का काम शुरू कर दिया कि किस मीटिंग में कहाँ क्या हो रहा है, क्या इनकी स्ट्रेटेजी है, क्या ये लड़ाई में दोबारा आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या ये बातचीत जारी रखेंगे, क्या ये 60 दिन का सीज फायर कर लेंगे। रामप्रकाश जी, मान के चलिएगा अगर अमेरिका और ईरान में 60 दिन का सीज फायर हुआ ना, तो नेतन्याहू की कहानी उसी दिन खत्म हो जाएगी, उसी दिन। और आप पाएंगे अक्टूबर खत्म होते होते प्रधानमंत्री कार्यालय छोड़ दीजिए, जेल की कौन सी वार्ड में होंगे वो, ये ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरी परिस्थितियां बिल्कुल साफ है। इजराइल के लोगों ने इस बार जो झेला है, ईरान के अटैक, जिस तरीके से पूरा सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरीके से बंकरों में रातें गुजारनी पड़ी उनको लंबे समय तक, इजराइल के लोग इन सब चीजों की यूज टू नहीं। अभी तक तो जो ये सो कॉल्ड राष्ट्रवाद था, अभी तक तो ये पड़ोसियों को तंग करने में था ना। पहली बार ईरान ने इनको औकात दिखाई और इनका जो जितने भी डोम थे, उन डोम की सबकी असलियत खोल के रखे, आयरन डोम और फलाना डोम, एंटी मिसाइल, सबका सब खोल के दिखा दिया। तो अब जो समस्या है, अमेरिका में नवंबर में मिड टर्म पोल है, ट्रंप कभी कहता है कि मुझे कोई चिंता नहीं है मिड टर्म पोल की, लेकिन ईरान के युद्ध से बीच में भाग रहा है। उसके बाद उसको इजराइल को धमका रहा है, इजराइल उनकी जासूसी करा रहा है। तो क्या आपको ये सब सामान्य स्थितियां लगती हैं? ये आप घोषित तौर पे कुछ कहें या ना कहें, लेकिन हकीकत ये है कि ईरान हर मिलिट्री टर्म में इन दोनों को मुंह की खिला चुका है बहुत कायदे से, और किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि उसके साथ क्या किया जाए। ट्रंप अब अगर दोबारा अटैक करेगा तो मूर्ख कहलाएगा, नहीं करेगा तो इजराइल से दोस्ती गई, नेतन्याहू से गई। तो कुल मिला के आज अपने देश के अंदर जो उसकी लोकप्रियता है वो आपने देख ली नेगेटिव किस तरीके से। लेकिन सर, जिस तरीके से अब तो जासूसी की भी अगर खबरें आ रही हैं, तो भाई ट्रंप का डर पहले से ही सबको पता है कि डर के मारे ट्रंप उसमें घुसे थे, लेकिन अब मजबूरी में सरेंडर भी हो गए, रास्ता भी तलाश रहे हैं। लेकिन जब जासूसी तक अगर इजराइल उतारू हो गया है तो वो निकलने देगा? ट्रंप ना सही, ट्रंप के सहयोगियों को ऐसा उलझाएगा, फंसाएगा कि ट्रंप पर दबाव बनाएंगे और युद्ध को आगे बढ़ाएंगे। निकलने देगा? नहीं, रामप्रकाश जी, सहयोगी वयोगी तो कुछ नहीं, उनके पास तो ट्रंप का भी रिमोट है। आपको पता तो है एप्स्टीन फाइल के क्या क्या उनके पास पेन ड्राइव्स हैं, क्या क्या चीजें हैं खुद ट्रंप की, उनके परिवार की। मैं किसी का नाम, उनकी धर्मपत्नी तो बाकायदा ऑन रिकॉर्ड आके कह चुकी कैमरे के ऊपर, स्पेशल उन्होंने एक ब्रीफिंग सेशन किया था छोटा सा कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है एप्स्टीन से। अब उसके परिवार के बाकी सदस्यों के भी नाम आ रहे हैं। तो ट्रंप तो रामप्रकाश जी 100 नहीं 1000% कंप्रोमाइज्ड आदमी है एज फार एज इजराइल इज कंसर्न्ड, 100%। लेकिन दिक्कत क्या है कि जिस तरीके की परिस्थितियां बन गई हैं, उसको नाराज करके फिर नेतन्याहू अपने 100% डेथ वारंट पे साइन भी तो कर लेगा। इसीलिए वो कुछ दबाव बना करके इधर से उधर से कहलवा करके, डीप स्टेट का प्रयोग करके, अपने यहूदी कनेक्शंस को यूज करके किसी तरीके से एक बार अमेरिका को दोबारा से हमले के लिए तैयार करना चाह रहा है। और ट्रंप को ये पता है कि जो उनके जो अमेरिकन बेसिस की जो हालत की गई है वहां पर, अगर दोबारा युद्ध छिड़ा तो और बड़ा नुकसान हो सकता है। तो सारी चीजों के बीच में नेतन्याहू अपना देख रहा है, ट्रंप अपना देख रहा है, और ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। यही बात मैंने आपको युद्ध के पहले दिन कही थी, और वो एक लाइन में फिर दोहरा देता हूं एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन। मैंने कहा था कि अमेरिका और इजराइल इस युद्ध को जीत नहीं सकते और ईरान इस युद्ध को हार नहीं सकते। आज वो परिस्थितियां यूं की यूं आपके सामने। बिल्कुल, अब देखते हैं कि परिस्थितियां कहां तक आगे बढ़ती हैं, ईरान इसको कितना कंट्रोल कर पाता है। और ईरान, हालांकि अभी तो एज ईरान के पक्ष में दिख रही है, लेकिन जो शर्त रखी गई है वो शर्त कितना प्रभावी होती है। ट्रंप सरेंडर होने के बाद क्या इस शर्त को स्वीकार कर लेंगे? बहुत कुछ इस पर तय होगा, बहुत कुछ इस पर निर्भर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।